नमस्कार। बिरजू महाराज परंपरा के सफरनामा की एक नई कड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं, वे विभिन्न नाटक की शैलियों में पारंगत हैं और अपनी एक अलग सोच को दुनिया के सामने रखने के लिए मशहूर हैं। आइए उनके जीवन के कुछ अनुभव उन्हीं के साथ साझा करें। विभिन्न रंगमंच समूहों के साथ जुड़े रहने के कारण और रंगमंच के प्रति लगाव के परिणाम स्वरूप श्री राहुल भूचर ने वर्ष 2018 में एक गैर लाभकारी संगठन फेलिसिटी थिएटर शुरू किया। राहुल का इरादा मनोरंजन के इस उत्कृष्ट रूप को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का था और इस कोशिश में इन्होंने विभिन्न शैली के नाटकों को निर्मित किया, जैसे रॉन्ग नंबर, जब वी सेपरेटेड, महाभारत, सेल्फी, पट खुल गए इत्यादि। मानवीय रिश्तों की गहरी समझ रखने वाले राहुल की प्रस्तुतियों में मानव जीवन के रोजमर्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को अति उत्कृष्ट रूप से वर्णित किया जाता है। एक कलाकार के रूप में राहुल ने हमेशा लोकप्रिय नाटकों में अपने लुभावने अभिनय के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है, जिसमें बोनी कपूर प्रोडक्शन MOM भी शामिल है। अवतार गिल, पुनीत इस्सर, हिमानी शिवपुरी, कश्मीरा शाह, नीतीश भारद्वाज इत्यादि जैसे मशहूर टीवी कलाकारों के साथ भी इन्होंने काम किया है। एक थिएटर अभिनेता होने के अलावा राहुल एक उद्यमी भी हैं, जो कम उम्र से ही अपना पारिवारिक व्यवसाय चला रहे हैं। अपने जुनून को पंख देने के लिए राहुल ने NSD के प्रख्यात सदस्यों के साथ मिलकर एक विद्यालय की स्थापना की, जो उभरते कलाकारों को प्रशिक्षण देता है। मंडी हाउस के फेलिसिटी स्टूडियो में राहुल होनहार और आशावादी युवा कलाकारों को थिएटर की बारीकियां सिखाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे उन्हें अपने नाटकीय कौशल को सुधारने में मदद मिलती रहे। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार त्रिभुवन जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आपका। थैंक यू सो मच कि आपने बिरजू महाराज परंपरा के लिए अपना समय निकाला फॉर सफरनामा। सफरनामा इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि हम लोग इतने बेहतरीन कलाकारों के साथ हमारा साझा हो रहा है, लोग मिल रहे हैं उनसे, लोग उनके बारे में सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने इसके लिए अपना समय निकाला। बिरजू महाराज परंपरा से तो मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, रूबी जी से और महाराज जी से और आप लोगों सबसे। सो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूँ और कुछ एक दो शब्द अपनी भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, मीन्स अ लॉट। थैंक यू जी। तो राहुल जी, आप भी कलाकार हैं और हम भी कलाकार हैं। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूं कि एक कलाकार की जिंदगी में अध्ययन ज्यादा जरूरी है या रियाज? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अध्ययन और रियाज दोनों चीजें ही जरूरी हैं, जैसा मेरे को लगता है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से रियाज ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो दोनों है, लेकिन मेरे हिसाब से रियाज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत समय और बहुत टाइम हमने ये चीज देखी है कि कई बारी एजुकेशन मिल जाती है, कई बारी आपको बुकिश नॉलेज मिल जाती है, लेकिन जब तक आप उसको रियाज करके पक्का नहीं करेंगे तब तक आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस इन लाइफ। लाइक फॉर एग्जांपल, एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर, यू आर एन इंजीनियर, यू आर अ ट्रेडर, यू आर एनीथिंग फॉर दैट मैटर, यू आर अ डॉक्टर। सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहोगे तो कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है, बिकॉज उसके साथ साथ आपको अध्ययन भी करना। लेकिन कलाकारी में आई थिंक अध्ययन बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें लोगों ने ना कोई फॉर्मल एजुकेशन ली है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग फील्ड में ना कोई डिग्री ली है, लेकिन फिर भी आज के दौर में वो बहुत ही ज्यादा उम्दा और कामयाब एक्टर हैं, या आई वुड से डांसर्स हैं, या आई वुड से कॉमेडियंस हैं फॉर दैट मैटर। सो मेरे को ये लगता है कि अगर हम अपने पैशन को जीवित रखें और अगर हम ये कोशिश करें कि हम लाइफ में कुछ एक्चुअली अपने पैशन के द्वारा कुछ बनना चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप वो चीज अचीव ना कर पाए। अगर आपके पैशन में जान है और आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में है,
तो आई थिंक एनीथिंग इज अचीवेबल एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल. So that for that one reason I feel that I mean, as having said that, both are important, but if you want me to choose one, then सिर्फ पढ़ाई करके मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा या सिर्फ अध्ययन करके मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं उसको जी रियाज के माध्यम से उसको और पक्का या अपने आप को परिपक्व ना करूं. तो मुझे ऐसा लगता है. जी बिल्कुल. मुझे आपसे ये भी पूछना है क्योंकि थिएटर या एक्टिंग एक ऐसी कला है जिसमें आपको यू हैव टू गो थ्रू सो मेनी टॉपिक्स. आपको इतनी सारी चीजें हैं. देयर इज सच अ वाइड वैरायटी, वाइड एरे of of things that you have to consider when you are going through the process of acting, चाहे वो एक किरदार को निभाने की बात हो. तो क्योंकि अध्ययन की हमने अभी बात की, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि जो किस तरह का अध्ययन आपका जाता है when you are going into a character, जब आप एक कैरेक्टर में घुस रहे हैं, तो what sort of अध्ययन आपको ऐसा लगता है कि it goes this research, चाहे वो बुकिश रिसर्च हो, चाहे वो किसी को देखकर एक इंस्पायर्ड रिसर्च हो, तो कैसी कैसी चीजें, कैसे कैसे इंस्पिरेशन होते हैं जो आपको you have to go through while doing a character? त्रिभुवन जी, जब मैं कोई कैरेक्टर पकड़ता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसके पूरे इन डेप्थ रिसर्च में जाता हूँ. चाहे वो फिर मेरे को कहीं से उसकी 2 शब्द या 2 पंक्तियां भी कहीं से मिल जाए, मैं उसको बिल्कुल पढ़ डालता हूँ. उसको मैं या तो यूट्यूब में उसको देख डालता हूँ या पंक्तियां पढ़ डालता हूँ या कोई किताब लेके उसकी पूरी रिसर्च करता हूँ. बिकॉज जब तक हमें अपने कैरेक्टर की लेयर्स के बारे में नहीं पता चलेगा, उसकी बैक लाइफ, बैक जिंदगी के बारे में नहीं पता चलेगा, तब तक आप उस कैरेक्टर में ढल नहीं सकते. सो अगर मैं सपोज, जैसे हमारा एक बहुत पॉपुलर प्ले है महाभारत दी एपिक टेल, उसमें मैं कर्ण का पात्र निभाता हूँ. तो उस कर्ण के पात्र को निभाने से पहले मैं कम से कम नहीं तो 3-4 महीने मैंने सिर्फ उस कर्ण क्या था, वो जो बना, वो क्यों बना, वो उसकी वांट्स, उसकी डिजायर्स, उसके मानसिक जो भी उसके मन के अंदर जो भी दुविधा थी, वो क्यों थी. जब तक हम वो सारी चीजें नहीं जानेंगे, until then we are just performing on stage. I mean, we are just going and reciting our lines, or maybe we are just doing our जो रटा हुआ है तोते की तरह बोल के वापस निकल गए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन डाल दिया उसमें. तब तक दर्शकों को या तब तक आपको भी तसल्ली या सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जब तक आप उसकी पूरी रिसर्च नहीं करोगे. उसके माता पिता कौन थे, उसके दिमाग में उसका मानसिक संतुलन कैसा था जब उसको बास्केट में बहा दिया गंगा नदी में. So my research goes into all this, and then we make the layers. Every character has a lot of layers. तो जब तक हम उन सारी layers को नहीं समझेंगे, सारे परतों को नहीं जानेंगे, तब तक I think it is futile. So एक टाइम पर एक एक्टर अगर एक कैरेक्टर निभा रहा है या उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, थिएटर में स्पेशली, तो उसको पहले उसके कैरेक्टर की पूरी रिसर्च करनी चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए. जितने बड़े बड़े दिग्गजों ने उस कैरेक्टर को कभी लाइफ में पास्ट में निभाया है, तो उसको वो देख डालना चाहिए. और यदि आपका कैरेक्टर ऐसा है जो एक ओरिजिनल कैरेक्टर, लाइक हमारा जो प्ले है जब वी सेपरेटेड फॉर एग्जांपल, उसमें जो मेरा कैरेक्टर है दैट इज एन ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ संजय साहनी. संजय साहनी कोई बहुत माइथोलॉजिकल फिगर या कोई एज सच कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा है. तो देन आपको खुद बैठ के उसके बारे में सोचना पड़ेगा, अपने डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी, अपने राइटर से बात करनी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल अगर हम संजय साहनी निभा रहे हैं तो संजय साहनी जैसा है वैसा क्यों है, वो ऐसा क्यों बना, उसको क्या क्या कारण थे, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो बना जो वो बना. यू अंडरस्टैंड? सो वो चीज बहुत जरूरी है. और उसके लिए आपका, अगर वो एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है तो आपका राइटर बहुत इंपॉर्टेंट पात्र निभाता है. अगर आपका डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पात्र निभाता है, उसमें दे विल गाइड यू. और अगर वो नहीं है, अगर सपोज कुछ भी नहीं है, तो फिर आप अगर बिल्कुल ही फिक्टिशियस है तो आप अपना फिक्शन तैयार कर लो कि भाई उसने ये किया तो उसके फादर ऐसे होंगे, उसकी मदर ऐसी होंगी, उसने ये सफर किया होगा, और अब फिर आप उसको रिलेट करो कि आपकी अपनी जिंदगी में जो चीजें, अगर बाय चांस अगर आप एक्चुअली वो कैरेक्टर हो और अगर आपने वो चीजें सफर करी हैं जो उस शख्स ने सफर करी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको कैसा रिएक्शन आएगा, आप कैसा फील करोगे उस समय. एंड देन आपको अपने जो नेचुरल थॉट्स हैं उनको जॉट डाउन करना पड़ेगा, और उन नेचुरल थॉट्स को देन यू विल हैव टू reproduce on stage. So it is a dynamic process. It is always learning. I mean, you have to keep learning and keep moving on and on and on.
एंड इवन जी आपने जब 2 शोज कर लिए तो 2 शोज के बाद आपको ऑडियंस उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएगी कि यार ये कैरेक्टर आपने जो निभाया ये ऐसा था, ये वैसा था, इसमें ये चीज की कमी थी, इसमें उस चीज की कमी थी, इसमें आप ये डालो, इसमें इतना गुड़ डालो, इतना मीठा डालो, इतना नमक डालो। तो जी जी उसके बाद फिर आपकी एक नई तरीके से रिसर्च शुरू होती है, बिकॉज आपको डायरेक्ट ऑडियंस से, आई वुड से क्रिटिक्स से आपको हम्म इनपुट्स मिलते हैं। तो उन इनपुट्स के, मैं नहीं कह रहा आप उनको फॉलो करो, फॉलो करने हम्म की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर आपको ठीक लगता है तो आप उनको फॉलो करो, हम्म और अगर आपको ठीक नहीं लगता तो फिर आप उनको फॉलो ना करो, और आप यू कैन स्टिक टू योर कैरेक्टर। बट एक कैरेक्टर के अंदर एंडलेस रिसर्च है। जी जितना ज्यादा अंदर घुसोगे उतना ज्यादा उसकी परतें खुलती रहेंगी और उतनी ज्यादा आपकी जी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहेगी। जी। तो द सॉर्ट ऑफ आई नो, जैसे जब आप कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आप जब पोर्ट्रे कर रहे हैं, सो देयर इज अ स्टोरी लाइन, बेसिकली एक स्टोरी लाइन तो तैयार है ही कि भाई ऐसा हुआ था, ऐसा होता, वो हमारी माइथोलॉजी ने हमें सिखा रखा है कि भाई ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। देन इट्स ओनली अबाउट द कैरेक्टर, कि हमने कैरेक्टर के बारे में सोचा कि क्या हो रहा है। आप मुझे फिक्शनल कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे आपने बताया जब भी सेपरेटेड में देयर इज दिस फिक्शनल कैरेक्टर, तो मुझे बताइए कि व्हेन यू आर राइटिंग और व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अ न्यू फिक्शनल कैरेक्टर, व्हाट इज दैट प्रोसेस? वो प्रोसेस कैसे जाता है कि आप उस कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं सबसे पहले, या आप उनके माँ बाप के बारे में सोचते हैं पहले, या एक बैकग्राउंड सोचते हैं तो फिर ऐसा ऐसा हुआ होगा तो फिर ये ऐसा कैरेक्टर बनेगा? व्हाट सॉर्ट ऑफ फ्लो चार्ट is there in that when you are doing a fictional character, when you're developing a fictional character? See, most of these fictional characters, like for example, a character of Jab We Separated, like I just gave you an example. Most of these fictional जी characters, जो भी राइटर लिखता है, वो कभी ना कहीं उस कैरेक्टर को देख चुका होता है अपनी जिंदगी में, या इमेजिन कर चुका होता जी है। Most of the big and the huge and the celebrated, most of the celebrated writers are, they produce the kind of character, they write the kind of character। फिर जब उनसे कई बार पूछा जाता है किसी भी टाइप की इंटरव्यू में कि सर आपने इस कैरेक्टर के बारे में सोचा कैसे, तो वो बोलता है कि भाई मैं जहाँ पे पुराने घर में रहता था, मेरे पड़ोस में मेरी मासी का भाई रहता था, उसने, उसका ये भतीजा था और वो ऐसा कैरेक्टर था, उसकी माँ ऐसी थी, उसके घर में ऐसा पंखा चलता था, उसके फादर ऐसे थे, उनका टूटा स्कूटर था, या उनकी गाड़ी थी, या उनका ये या उनका वो। तो कोई भी आदमी जो रियल लाइफ से कैरेक्टर्स को ढूंढता है, सिर्फ कैरेक्टर्स को, कहानी उसकी अपनी होती है, हम्म फिक्टिशियस कैरेक्टर्स वो बना लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस आदमी ने उस कैरेक्टर को इमेजिन किया होता है, देखा हुआ होता है, या जाना हुआ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे इसमें जो राकेश बेदी जी, द सेलिब्रेटेड राइटर डायरेक्टर ऑफ जब वी सेपरेटेड, ही जी प्लेज अ कैरेक्टर जी कॉल्ड मोंटी मिठा। सो मोंटी जी मिठा जो कैरेक्टर है, जब राकेश जी से पूछा आपने इस कैरेक्टर को कैसे डेवलप किया, आपने कैसे, एक बहुत ही फनी सा पड़ोसी है बुढ़ा, जो हस्बैंड वाइफ के घर में बार बार दरवाजा खटकाता है, घंटी बजाता है और आके कॉमेडी करता है, उसकी वाइफ पे लाइन मारता है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो कहते हैं हमारे हम्म जहाँ पे हम पुराने घर में रहते थे उसमें साथ में एक वाकई एक ऐसा कैरेक्टर था, ठीक है, नाम मोंटी मिठा नहीं था लेकिन कैरेक्टर वही था। तो जी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट रियल लाइफ से इंस्पायर भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और फिर एक अलग किस्म के जो राइटर्स होते हैं वो अपने कैरेक्टर्स को सोचते हैं। लाइक जैसे आपने मालगुडी डेज देखा होगा, या इस टाइप के जितने भी हमारे जी जो बिल्कुल पुराने बिल्कुल ओपन, हाँ हाँ, तो उसमें जी ये लोग कैरेक्टर्स को बनाते हैं। हम्म लाइक दे मेक दोज कैरेक्टर्स, लाइक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे आज जी कोई जी भी आप बिल्कुल है ना, तो वो उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में इमेजिन करते हैं, विच इज द ट्रू क्रिएटिविटी। एंड इट ओनली कम्स to a guy who's really creative, and a guy who's really into, I would say, spirituality, or really into हम्म thinking and imagining, and it's an imaginative world, like Harry Potter for example. Harry Potter is an हाँ imaginative जी world, है ना। तो जी जो उसका डायरेक्टर है, जो उसका राइटर है, जो उसका जिन्होंने ये कॉन्सेप्चुलाइज किया, जी उन्होंने कितना सोचा होगा, कितनी क्रिएटिवली सोचा होगा। लाइक ये तो बहुत मैं फ्रॉम एपिक, स्क्रैच from scratch to a Harry राइट Potter of what it is today. For example, राइट राइट there's a movie called 300 for example. You know, जी उसमें उन्होंने वो कैरेक्टर्स के बारे में सोचा कि वो सिक्स पैक होंगे पूरी हाँ आर्मी के, और 300 सोल्जर्स होंगे, और वो एक आई वुड से इविल गॉड्स की सेना को हराएगी, एंड कैसे वो निकलेगा, कैसे लड़ाई होगी, कैसे उसके पोशाक होंगे, कैसे उसके कॉस्ट्यूम्स होंगे।
So all Right. these are, these are blessed guys. जी So जी जी so there are only two processes, one is three processes. One is, एक तो mythological है, जो लिखा हुआ है, उसमें आप अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल के, सोच के, इमेजिन करके अच्छे से अच्छा कोई नया अध्याय उसका, या कोई हट के कोई चीज दिखा दो। और उसमें जी लेकिन कॉस्ट्यूम, अब यू कांट इमेजिन एंड थिंक कि भाई मेरा अगर दुर्योधन है या मेरा अगर कर्ण है फॉर एग्जांपल, तो वो जीन्स और टी शर्ट पहन के आ जाएंगे। उतनी क्रिएटिविटी आप नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि आपको थोड़ा सा राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है। तो जी वहां जी पर आप ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। लेकिन फॉर अ कैरेक्टर लाइक हैरी पॉटर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, उसमें इमेजिन किया उन लोगों ने, सोचा। जी जी स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स, वो सात जी बोने सोचे किसी ने कि ऐसा होगा, रेड राइडिंग हुड जी ऐसा होगा, ऐसा किसी ने सोचा होगा। इमेजिन के सुपरमैन, बैटमैन फॉर एग्जांपल, यू नो जी कितने सारे कैरेक्टर्स हैं। देन किंग नॉवल कॉन्ग, नॉवल बेस्ड स्टोरीज या कॉमिक्स बेस्ड स्टोरीज absolutely. ऑल दीज So थिंग्स yes, जी these graphic novels, I'm sure you know what a graphic novels. तो या हम लोगों ने डीसी बचपन में मार्वल बहुत एग्जैक्टली हम लोगों ने भी जी वो तो इंडियन हो गई, बट हम लोगों ने बहुत पढ़ी हैं ये सारी चीजें। हम लोगों हाँ ने जी बड़े हुए हैं हम लोग इन सब चीजों को देख के, पढ़ के। बिल्कुल बिल्कुल एंड वी बिल्कुल ओनली यूज्ड टू think and imagine how creative these guys would be to have done what they have done, to have written what they have written, to have depicted and shown and illustrated what they have actually done in life. It's fantastic. तो फैंटास्टिक इंडीड और तीसरा होता है एक नॉर्मल फिक्टिशियस कैरेक्टर को आप जीवंत करो। जैसे आपने कोई कैरेक्टर देखा होगा, उसको आप जीवंत करो। और फिर आपने 10 कैरेक्टर राइट देखे होंगे, तो 10 कैरेक्टर्स को एक नाटक में डाल दो, पिरो दो। आपने लाइफ में 10 बहुत फनी कैरेक्टर्स देखे हैं, या 10 बहुत गंभीर कैरेक्टर देखे हैं, तो उनमें से आपने 2 जी फनी यहाँ से चूज कर लिया, एक गंभीर वहां से चूज कर लिया, और करके आपने एक अपना स्टार कास्ट को पिरो दिया, अपने अपने कैरेक्टर्स बना लिए। बिल्कुल तो वो भी एक बहुत इंटेलिजेंट थॉट है, जैसे आदमी लिख सकता है। तो ये मेरे हिसाब से ये 3 तरीके हैं जिसमें आप सोच सकते हो कि कैसे उसको करना है, जी और फिर उसको डायरेक्ट कैसे करना है, उसको शोकेस कैसे करना है। दैट इज योर टैलेंट। अगेन योर क्रिएटिविटी कम्स इनटू प्ले। तो आई वांटेड टू आस्क कि यू इन योर एंटायर करियर आपने इतने सारे थिएटर ग्रुप्स के साथ आप एसोसिएट हुए हैं एंड आपने काम किया है। आई वांट टू आस्क कि जब आपने फेलिसिटी थिएटर आपने अपना खुद का क्रिएट किया, उसका सृजन हुआ, हाउ डू यू थिंक the working environment and the way things are done are different from the other theater groups जिनके साथ आप पहले एसोसिएट हुए हैं? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट एसोसिएट हुआ हूँ, आई वुड से, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स के साथ। लेकिन एसोसिएशन मींस एक आउटसाइड, a perimeter association, कि we have got जी into जी some kind of a strategic business contract with them, कि आप ये करो, मैं ये राइट करूंगा, हम लोग इसको ऐसे प्रमोट करेंगे। बट देयर इज ओनली वन थिएटर ग्रुप जिसके अंदर मैं था शुरू से, जो मैंने 2012-13 में, आई थिंक 12 में ज्वाइन किया था। सो दैट वाज वन थिएटर ग्रुप जिसके अंदर मैं खुद घुस के मैंने काम किया। वहां पे मैंने काम सीखा, वहां पे मैंने एक्टिंग सीखी, और वहां पर ही मैंने जी जो बेसिक्स ऑफ एक्टिंग है, बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन है, बेसिक्स ऑफ आई वुड से थिएटर, द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग नाउ इज ऑल थैंक्स टू दैट वर्कशॉप विच आई डिड इन दैट ग्रुप। एंड वो जो एक जी था, उसके साथ मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हुआ। एक जो कॉमन चीज मैंने सारे थिएटर ग्रुप्स में देखी है, वो ये देखा है कि क्रिएटिविटी को सलाम है बॉस, नंबर 1। एंड एवरीबडी वांट्स टू सी देमसेल्व्स ऑन स्टेज। हर इंसान जी हर इंसान जो भी थिएटर ग्रुप में काम करता है, वो अपने आप को स्टेज पर देखना चाहता है, चाहे वो एक प्ले के लिए देखे, 2 के लिए देखे, 10 के लिए देखे। एंड पीपल वांट टू बी एसोसिएटेड विद द स्टेज। वो जुड़ना चाहते हैं स्टेज से, चाहे वो अशरिंग में जुड़े, चाहे वो बैक स्टेज में जुड़े, चाहे वो ऑन स्टेज जुड़े, चाहे वो ऑफ स्टेज जुड़े। उनको है कि भाई हमें जी के आसपास रहना है, किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से। एंड सारे के सारे लोग पैशनेट हैं। Theater doesn't give you, 5 digit salary or something like that, and you don't have a hunky dory, I would say, money wise. Everything is very very limited. Everything is very, I would say, modest. तो जो भी इंसान थिएटर के साथ जुड़ता है, वो अपने पैशन के लिए जुड़ता है। वो वॉलंटरीली जुड़ता है, वॉलंटरीली ही जुड़ता है। वो ऐसे नहीं जुड़ता कि भाई मैं आज बिल्कुल जुड़ूंगा तो कल मेरे को इतना पैसा मिलेगा, ये होगा। तो मैंने जो देखा है सारे थिएटर ग्रुप में, कि वॉलंटरीली जुड़ने वाले यंगस्टर्स, मिडिल एज और ओल्डीज बहुत हैं इस दुनिया में, जो अपने आप को शायद
सिल्वर स्क्रीन पे सिर्फ नहीं देखना चाहते, वो ये नहीं देखना चाहते कि भाई मैं आज सिल्वर स्क्रीन पे एक्टिंग करूंगा या मैं कल शाहरुख भाई या सलमान भाई जैसा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ जी स्टेज के साथ जुड़ना है, चाहे वो किसी भी प्रकार से जुड़े। उनको जी पैशन है एक्टिंग का, उनको पैशन है थिएटर का, उनको पैशन है स्टेज का, किसी को पैशन है राइटिंग का, किसी को पैशन है लाइट्स का, किसी को पैशन है डायरेक्शन का, कोई भी रीजन हो सकता है। किसी को पैशन है सिर्फ अपना एक प्रोडक्टिव कुछ करने का, और जी वो मैंने कॉमन चीज देखी है सारे के सारे थिएटर ग्रुप्स में। बाकी उनकी फिलॉसफी अलग हो सकती है कि कोई मनी ओरिएंटेड हो सकता है, कोई स्पॉन्सरशिप ओरिएंटेड हो सकता है, कोई इंटेलेक्ट ओरिएंट हो जी सकता है, कोई ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी ओरिएंटेशंस दैट कैन हैपन इन विद अ थिएटर ग्रुप। बट मोस्टली जो एक चीज कॉमन है, बैकबोन जो है वो पैशन ड्रिवन है, एंड वॉलंटरी लोग बहुत हैं हर ग्रुप में। मेरे ग्रुप में जो मैंने फेलिसिटी थिएटर ऑर्गेनाइजेशन, जो फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जी दैट इज बेसिकली टू, इन वन वर्ड अगर मैं कहूं तो, हर इंसान को मौका देने के लिए मैंने फेलिसिटी थिएटर को इनकॉर्पोरेट किया है। आज की तारीख में बहुत लोगों का इस फील्ड में शोषण हो रहा है, किसी भी प्रकार का शोषण हो, किसी भी प्रकार का आई वुड से उनको गुमराह किया जा रहा है बहुत चीजों में, तो जी और प्लस उनको यूज किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जी यूज किया जा रहा है, किसी भी तरीके से यूज किया जा रहा है। लड़कों को अलग तरीके से, लड़कियों को अलग तरीके से, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसको अलग तरीके से, किसी के पास कम पैसा है तो उसको अलग तरीके से। तो कई बारी जो लोग होते हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, बहुत सारे अच्छे ग्रुप्स भी हैं लेकिन बहुत सारे खराब लोग भी हैं, तो वो तरीका और मौका ढूंढते हैं कि कैसे हम इनका यूज उठा सके, इनका फायदा उठा सके। सो मेरा बिल्कुल जो है, माइन इज एन ओपन डोर पॉलिसी। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कल्चर शुरू किया जिसका नाम है फेली कल्चर। फेली कल्चर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फेली मीन्स फेलिसिटी, एंड हमारे ग्रुप का नाम फेली फैम है। फेली फैम मीन्स फेलिसिटी फैमिली। मेरे फेली फैम में सारे लोग इक्वल हैं, और आज कोई 112 या 113 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ थिएटर सीखते भी हैं, थिएटर करते भी हैं, और उनको किसी भी टाइप की कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एनुअल चार्ज नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मौका दिया जाता है, उनको चांसेस दिए जाते हैं, रिपीटेड चांसेस दिए जाते हैं, ऑडिशंस कर सकते हैं, वर्कशॉप्स, वी ऑर्गेनाइज इवन फ्री वर्कशॉप्स फॉर आवर परमानेंट मेंबर्स। वी डोंट इवन चार्ज एनीथिंग फॉर द वर्कशॉप्स। एक बारी हम लोग वर्कशॉप करके उनको लेके आते हैं ग्रुप में, वो आते हैं, और उसके बाद उनमें से कुछ सिलेक्ट जो जिनका एटीट्यूड ठीक होता है उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और उनको फिर हम चांसेस देते हैं। और हमारे जितने भी सेलिब्रिटी प्लेज हैं, सेलिब्रिटी प्लेज का मतलब मेरा ये है कि अगर मेरे 10 प्लेज हैं तो 10 में से 10 के 10 में कोई ना कोई सेलिब्रिटी है या मल्टीपल सेलिब्रिटीज हैं। उन सारे सेलिब्रिटी ओरिएंटेड प्लेज में इन सारे न्यू कमर्स को मौका दिया जाता है, चाहे वो सेकंड इन लीड हो, थर्ड इन लीड हो, फोर्थ इन लीड हो, या एक्स्ट्रा हो, या कोई छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, कोई भी तरीका हो, मैं उनको एसोसिएटेड रखता हूँ ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे इस कला से और उनका इंटरेस्ट खत्म ना हो। मैंने ग्रुप्स देखे हैं जहाँ पे 2 साल 3 साल तक आपको स्टेज पर कदम रखने नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे फेली फैम में, हमारे फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप चाहें और आपका एटीट्यूड ठीक है और आपका हार्डवर्क है तो आप पहले दिन से भी स्टेज पे कदम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रख नहीं सकते। और हमारा बहुत बड़ा प्ले महाभारत दी एपिक टेल है जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उसमें हमारे ही ग्रुप की 2 लड़कियों ने द्रौपदी का पात्र निभाया है, विच इज द मेन इन लीड, यू नो। पहले उर्वशी ढोलकिया जी निभाती थी वो पात्र, जो द सेलिब्रेटेड एक्टर उर्वशी ढोलकिया। अभी एक लड़की है हरलीन रेखी, वो निभाती है। एक निखार खुल्लड़ है, उसने भी निभाया है। So and these girls are from our फेली फैम, you know. So हमारे लिए, मेरे लिए सिर्फ यही है कि मैं इन सबको मौका दूं, इन सबको एक ऐसा चांस दूं कि ये मोटिवेटेड रहें और अपने आप को, जो उनका जो सपना है वो पूरा हो सके। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, और दूसरा मोटो ये है कि हम अपने प्लेस को लार्जर देन लाइफ बनाएं, कमर्शियली सक्सेसफुल बनाएं, और उसका जो भी हमें प्रॉफिट हो हम छोटे बच्चों की तालीम में, उनके स्कूल में खर्चा करें। तभी हमने फेलिसिटी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये संस्था खोली। जी, ब्यूटीफुल। तो क्योंकि आई विल कनेक्ट दिस टू महाभारत एंड जब वी सेपरेटेड, ये दो तुरंत, जैसे महाभारत तो जैसे ही आपके कान में पड़ता है आपको एक तुरंत 100 कौरव और 5 पांडव दिख जाते हैं सबसे पहले। और बट एक जो चीज बड़ी पेक्यूलियर कान को, जब वी सेपरेटेड, आई थिंक देयर आर सो मेनी पीपल हुआ, भाई जब हम मिले
जब ये हुआ, जब वो हुआ, तो दीज थिंग्स आर गोइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई हम जब मिले तो भाई ऐसा हुआ, तो भाई वैसा हुआ। या जब कोई भी इफ एनीबडी इज परसीविंग महाभारत, तो वो लोग बोलेंगे भाई देखो पांडवों ने सही किया, पांडवों ने ऐसा किया वैसा किया इसलिए वैसा हुआ। तो मुझे ये जानना है, क्योंकि महाभारत का तो एक छोटा सा हिस्सा बिरजू महाराज परंपरा भी रही है, तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपने महाभारत को कौरवों के पर्सपेक्टिव से, मेजरली दुर्योधन एंड कर्ण के पर्सपेक्टिव से आपने उसको दर्शाया, एंड जब भी सेपरेटेड भी एक ऐसा मुद्दा है जहां पे ये नहीं बोल रहे कि भाई जब मिले हैं, बोले जब हम अलग हुए, तो आप जो एक विपरीत सोच है, हाउ डू यू कम अप विद दिस, एंड आपको कैसे लगता है कि इसको हम लोग कैसे स्टेज पर इसको हम जस्टिफाई करें? त्रिभुवन जी, ऐसा होता है कि अगर हम सारे ही थिएटर ग्रुप्स या सारे ही मूवी मेकर्स अगर हम पॉजिटिव साइड और हीरो की तरफ से अगर हम दिखाते रहेंगे, तो विलेन की तरफ से कौन दिखाएगा? राइट। चलो, मेरा सिर्फ एक मोटो है कि द हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टोरियस। जो जीता वो हिस्ट्री लिखता है, जो बेचारा मर गया वो तो मर गया ना, वो तो अपनी तरफ की कहानी कब लिखेगा? आपने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी, उसको समुद्र के पास मरने को छोड़ दिया, और उसके बाद पांडव जाके हिस्ट्री लिखते हैं, तो उस बेचारे दुर्योधन की बात कौन सुनेगा? कोई उसका भी तो सुनो जी कि उसका पक्ष कौन रखेगा, अपना पक्ष कौन रखेगा, कब रखेगा वो? जी और उसके अलावा जैसे अब रामायण है, रामायण में राम जी का पक्ष तो सबको पता है, सबने रामायण पढ़ी है। रावण का पक्ष बिल्कुल। कौन रखेगा? तो मेरा जो सबसे बड़ा जो ये रहता है कि हम कुछ ऐसा दिखाएं जो अगेंस्ट द टाइड हो। इट शुड बी अगेंस्ट द नॉर्मल। we should show जी and we should depict something which is against the the prototype, the stream which is जी जी going on. भाई जी राम जी अच्छे थे, रावण गंदा था, दुर्योधन गंदा था, कृष्ण जी अच्छे थे, जी या पांडव अच्छे थे। मैं नहीं कह रहा वो अच्छे नहीं थे या वो गंदा नहीं था, मैं वो सब नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जी। उसके पक्ष की भी कहानी सुन लो, राइट। रावण के पक्ष की भी कहानी सुन लो, दुर्योधन के पक्ष की भी कहानी सुन लो, और उसके जी बाद आप खुद जज कर लो। मैं तो नहीं कह रहा जी। मेरा सिक्के का प्ले दूसरा सही पहलू। है, सिक्के का दूसरा पहलू जरूर देखना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथ जी लिखे गए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं दुर्योधन के पर्सपेक्टिव की। जो बी आर चोपड़ा जी। साहब ने महाभारत बनाई थी सन 1988 में, 89-90 में, वो वाली जो जी महाभारत थी उसमें कृष्ण और भीष्म पितामह के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई थी। उसके बाद जी जो महाभारत बनी वो किसी आई थिंक युधिष्ठिर के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई थी। जी जो रश्मि रथी जो किताब लिखी गई है वो ऑब्वियसली कर्ण के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, लिखी गई है। द्रौपदी किताब जी। लिखी गई है, बट दुर्योधन किसने लिखा? हम्म। है ना? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दुर्योधन का पर्सपेक्टिव या दुर्योधन का पक्ष भी तो दिखाना पड़ेगा। नेगेटिव जिनको जी हम लोग विलेन कहते हैं, उनकी भी तो कहानी सुनानी पड़ेगी। तो हम लोग रिसर्च करी, हम लोगों ने बहुत रिसर्च करी, और बहुत रिसर्च करने के बाद हम इस कंसेंसस पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमें कुछ ऐसा दिखाना चाहिए अपने ऑडियंस को। एक तो हट के दिखाना चाहिए, जो उन्होंने कभी देखा ना हो, जो उन्होंने कभी सोचा जी समझा जाना ना हो, और जी। उसके बाद उनको देन दे गो बैक थिंकिंग। नहीं तो राम जी ने चढ़ाई करी, रावण को मारा, वाह 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 सबने करी, और उसके बाद तो अपने घर चले गए, किसी ने सब सोचा चले। नहीं। मैं मेरे जी प्लेज में सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या होती है कि आप अपने ऑडिटोरियम से जब घर तक पहुंचो तो आप रास्ते में डिस्कस करो, घर में डिनर पे डिस्कस करो, अगले दिन ब्रेकफास्ट पे डिस्कस करो। बिल्कुल। एटलीस्ट ये डिस्कस करो कि यार ये चीज सही दिखाई, यार इतना बुरा भी नहीं था वो, बस मेरा मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, इतना बुरा भी नहीं था। राइट। या उसका उसका पक्ष भी देख लो, उसका भी समझ लो कि वो क्या कहना चाह रहा था। जी भाई, अदालत में भी तो मुजरिम को चांस दिया जाता है, मौका दिया जाता है, कि उसको बोल दिया जाता है बिल्कुल। नहीं भैया तू ही मुजरिम को हम आउट कर रहे हैं, यू शुड बी हैंग टिल नहीं डेथ। नहीं, ऑफ कोर्स। है ना? सो मेरे लिए मेरे जज मेरी ऑडियंस है, मैं दोनों तरफ का पक्ष रख रहा हूँ। आप उसको देखिए, उसको सराहिए या उसको क्रिटिसाइज करिए, जो मर्जी करिए, दैट इज अप टू यू, लेकिन देखिए, एक बार जी देखना बिल्कुल। जरूर है। ऐसे ही जब भी मेट देखा तो हमने कहा भाई सारे लोग मिल जाते हैं, जब भी सेपरेटेड कौन दिखाएगा, वो एक्चुअल कथा कौन दिखाएगा? और जी आज की तारीख में साहब जब भी सेपरेटेड ज्यादा पॉपुलर है और जब भी मेट कम पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये आंकड़े हैं कि 5 शादियों में से 3 जो हैं वो डिवोर्स में या कोर्ट्स में खत्म हो रही हैं शादियां। आज हमारा इतना ज्यादा डिवोर्स रेट बढ़ गया है, सहनशीलता खत्म हो चुकी है सोसाइटी में,
टॉलरेंस जिसको कहते हैं, पेशेंस जिसको कहते हैं, हमारी जो जनरेशन्स हैं वो भूल चुकी हैं कि टॉलरेंस और पेशेंस किस चीज को कहते हैं। तो हमने ये प्ले बनाया कि अगर एक मैरिड कपल में छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है या कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उसका अंत सिर्फ डिवोर्स या खात्मा नहीं है। हम अपने बच्चों को कुछ नया दिखाएं, उनको कुछ समझाने की कोशिश करें। देखो, ये बोलना तो बड़ा आसान है कि भाई खत्म कर दो, सारी मैरिज फिनिश कर दो, डिवोर्स कर दो, सेपरेट हो जाओ। लेकिन किसी चीज को जोड़े रखना, बांधे रखना या उसको कोशिश करना जोड़े रखने की या बांधे रखने की, वो उसमें अपने आप में एक सक्षमता है मेरे हिसाब से। तो हमने वो चीज दिखाई जो सोसाइटी में आज चल रही है। आज डिंक्स हो गया, डबल इनकम नो किड्स, या बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग, न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं। पहले तो होता था कि भाई सास ससुर साथ में रह रहे हैं तभी डिवोर्स होते हैं, सास की इंटरफेरेंस है, ससुर की इंटरफेरेंस है। आज की तारीख में जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो किस चीज की इंटरफेरेंस है भाई? फिर तो आपकी पेशेंस की प्रॉब्लम है। सो मैंने सिर्फ उस प्ले के द्वारा ये सिर्फ जताने की और दर्शाने की कोशिश करी है कि आज की करंट सिचुएशन क्या है, एंड उसको देखो, उसको समझो, और उसके बाद हम अपने प्ले के बाद एक डिबेट करते हैं। राकेश बेदी द्वारा लिखा हुआ ये प्ले है। उसके बाद हम लोग एक डिबेट करते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट में आके वो जो प्ले है वो रुक जाता है और हम कोई उसका ये नहीं दिखाते कि वो सेपरेट हुए या वो साथ में हुए। हम ऑडियंस से पूछते हैं कि आप बताइए कि इनको सेपरेट हो जाना चाहिए या इनको मिल जाना चाहिए। तो और आप त्रिभुवन जी बिलीव नहीं करेंगे, अजीब अजीब शहरों में हम लोग अलग अलग शहरों में गए, अजीब अजीब से लोगों ने इस पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है, जताई है, दर्शाई है जी। बहुत लोगों ने अलग अलग, नहीं आपको सेपरेट होना चाहिए, आपको सेपरेट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें देख के लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है इस प्ले के माध्यम से, इस प्ले के द्वारा। एंड यू विल बी शॉक्ड, मेनी 90% ऑफ द ऑडियंस जो है वो ये कहती है कि इनको सेपरेट नहीं होना चाहिए, इनके अंदर पेशेंस आनी चाहिए, और पेशेंस आने के बाद आप एक मौका एक दूसरे को जरूर दें। सो बस हम ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि जो नॉर्मल चल रहा है उसके विपरीत भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जो विपरीत होता है वो गलत ही होता है हमेशा। जी 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 बिल्कुल, डेफिनेटली। सो आप एक निर्माता भी हैं एंड आप खुद अभिनय भी करते हैं। अपने पर्सपेक्टिव से, जस्ट नॉट बेस्ड ऑन एनी रिव्यू और एनीथिंग, आपके अंतर मन से आप क्या समझते हैं कि मैं अभिनय ज्यादा अच्छा हूँ, आई एम अ गुड एक्टर, और मैं निर्माता ज्यादा अच्छा हूँ? आपको क्या लगता है? Just from your perspective. That is a tricky question, but I feel मैं दोनों ही चीजें बड़ी शिद्दत से करता हूँ। हर चीज में एक, आई वुड से लाइफ में कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हर चीज में एक नंबरिंग नहीं होनी चाहिए, एक ग्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। आप शिद्दत से हर चीज करो तो वो ऑडियंस आपको बताएगी कि आप निर्माता ज्यादा अच्छा हो या फिर आप एक्टर ज्यादा अच्छे हो। इट डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस एंड इट डिपेंड्स ऑन पीपल हु आर वॉचिंग यू लाइव। यू नो, जब वो घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू कितनी अच्छी है या इसकी एक्टिंग कितनी अच्छी है या कितनी गंदी। तो लेट देम जज, यू नो, इंस्टेड ऑफ me judging my own self. I think this is one thing which the audience and the people who watch the plays should judge. And बहुत लोगों ने ये चीज बोली है कि हमारी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत 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 उम्दा किस्म की होती है। आपने खुद देखा है, यू नो, प्लेज लाइक महाभारत, प्लेज लाइक रॉन्ग नंबर, जब भी सेपरेटेड, पत्ते खुल गए, तेरा क्या होगा वालिया, एंड यू नो सेल्फी एंड सो मेनी अदर प्लेज जी। मतलब उसमें ये सारा जो देखा है उसका यही रहता है कि क्या चीज कितनी अच्छी ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। और आज की तारीख में हम लोग स्टेज पे, थिएटर में लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, लार्जर देन लाइफ, विच आई थिंक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कोई 3D, ऐसा लगता है कोई 3D मूवी चल रही है, यू नो, विद द बैकड्रॉप, विद द LEDs, यू नो। I can't even tell, मतलब मैंने एक्चुअली आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने महाभारत से पहले ऐसे बैठकर कभी प्ले नहीं देखा था। आई हैव नेवर बीन टू अ प्ले। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड आप लार्जर देन लाइफ बता रहे हैं, मैं कहता हूँ इट वाज लार्जर देन द यूनिवर्स। मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू। लिटरली, हाँ, लिटरली आई वाज सिटिंग इन वन सीट
and then I was just not in this era. I could feel मैं हूँ यहाँ पर, I'm sitting on this seat, but suddenly I was not there. All that was there was that mahal, was that environment, was the character, and was the अच्छा वहां पे the most beautiful part about Mahabharat was and I think about every play that आप जिसको आप प्रोड्यूस करते हैं, आप जिसमें खुद एक्ट भी करते हैं, जो लाइटिंग है वो लाइटिंग नहीं लगती. अगर कोई हार्नेस पे कहीं से उतर के आ रहा है तो हार्नेस नहीं दिखता. Somehow it is such a beautiful and the most accurate depiction of that character that you suddenly forget that you are sitting in an auditorium watching a play. Suddenly you are there. 5000 साल पहले आप वो उनके साथ ही बैठे हुए और सामने आपके ये सब चल रहा है और आप एक दरबार के एक हिस्सा बन के आप बैठ के आप वो सब देख रहे हो. यू आर वाचिंग दैट. सो दैट सॉर्ट ऑफ इफेक्ट जो आपने बोला लार्जर देन लाइफ, इट्स सो ट्रू. इट्स सो ट्रू. आई मीन आई एम स्टिल पुनीत जी का जो दैट फर्स्ट एंट्री दैट ही मेड एंड टडन द साउंड दैट वेंट एंड उनकी तरफ वो बड़ा एंड अनएक्सपेक्टेड, हमें नहीं पता था वो पीछे से आ रहे हैं एंड इज कमिंग वॉकिंग अक्रॉस द aisle like this, and it was such amazing, and everybody's entry, in fact everybody's entry in that Mahabharat. So I think आपने खुद ही आंसर कर दिया ये क्वेश्चन. मैंने आपको बड़े तरीके से आपसे ही पूछ लिया इसका सवाल कि आपको प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी लगती है कि एक्टिंग, तो आपने बोल ही दिया. So this is exactly what we try to bring to our audience. We create that era. We create 5000 साल पहले हम लोग पहुंच जाते हैं और हम उस era में पहुंच जाते हैं जहां पर दुर्योधन और महाभारत चल रही है और कर्ण आ रहा है, अर्जुन आ रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, युद्ध, रथ, बैकड्रॉप से हम लोग पूरा वो सीन दिखाते हैं, वो पास्ट का सारा कुछ, और हम पूरी अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं. हमारा बड़ा इंटरैक्टिव, मोस्टली हमारे प्लेज इंटरैक्टिव रहते हैं. रॉन्ग नंबर ले लो, जब भी सेपरेटेड ले लो, महाभारत ले लो, पत्ते खुल गए ले लो, ये बड़े इंटरैक्टिव प्लेज है. वी ब्रेक द थर्ड वॉल एंड वी इंटरैक्ट विद द ऑडियंस. जो आपने बोला ऑडियंस से निकल के आते. सो आपको खुद से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप फील करते हो कि वाह यार हम लोग वाकई उस ईरा में पहुंच गए. सो हमने थोड़ा सा ये चेंज लाने की कोशिश की है थिएटर इंडस्ट्री में, और अच्छी से अच्छे प्रोडक्शन को या अच्छी से अच्छी चीज को हमने डिपिक्ट करने की अपनी तरफ से बहुत 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 चेष्टा करी है कि बेस्ट से बेस्ट अपनी ऑडियंस को दिखाएं. जी. तो एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, मुझे आपकी बातों से बहुत महसूस होता है कि आप यू आर सो पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग. मतलब चाहे वो इस पूरे एक शो को खड़ा करने का चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो भाई वो ऐसे आएगा, वो ऐसा दिखेगा, यू पुट इन सो मच पैशन एंड सो मच एफर्ट. सो आई वांटेड टू आस्क, एज एन एक्टर, जब आप किसी भी रोल को अदा करते हैं, अब मैं इसमें चाहे वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हो या वो एक फिक्शनल कैरेक्टर हो, बट आई वांट टू से कि जो सबसे ज्यादा मुश्किल आपके लिए आज तक, जिसको आपको लगा कि भाई आई हैव टू टेक माय पैशन टू द नेक्स्ट लेवल ताकि मैं इस कैरेक्टर के साथ मैं जस्टिस कर सकूं, व्हाट इज दैट कैरेक्टर? कौन सा ऐसा एक कैरेक्टर होगा जिसको आप बोलोगे इसको करने के लिए मैंने अपने शारीरिक हदों को मैंने पार कर दिया, ऐसा कोई कैरेक्टर? सर, मैंने एक हमारा प्ले था रावण की रामायण, उस पे मैंने भगवान शिव का रोल निभाया था. जी. भगवान शिव का रोल मैंने निभाया था. उस पे मैंने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म किया था और मैंने 22 केजी नहीं 30 केजी मैंने वजन कम किया और मैंने at the age of 41 मैंने 6 पैक बनाए. सिर्फ एक्सरसाइज करी मैंने 6 महीने 8 महीने मैंने अपनी बॉडी को उस खांचे में ढाला. आई थिंक 1 साल तक खाने पे या एक्सरसाइज पे मैंने बहुत डिसिप्लिन से मैंने सारा काम किया. लेकिन अब ये बॉडी तो बन गई. बॉडी बनने के सबसे बड़ा जो दूसरा हमारा जो टारगेट था वो ये था कि भगवान शिव को अपने अंदर कैसे लाया जाए. जी. मैं मानता हूँ कि हमारे सबके अंदर भगवान है, लेकिन उनको अपने अंदर कैसे लाया जाए और स्टेज पे कैसे उसको दिखाया जाए कि सबको लगे कि वाकई भगवान शिव स्वयं स्वरूप आपके सामने खड़े. जी जी जी. उसके लिए हमारा जो प्ले शुरू होता था वो तांडव डांस से शुरू होता था. मैंने तांडव डांस सीखा जी. और एक मैंने बिरजू महाराज परंपरा में मैंने मैडम को एक बार अपना वो पूरा वीडियो भी दिखाया. महाराज जी को भी मैंने वीडियो दिखाया. जी, तो जी, जी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो एट द एज ऑफ 41 ये सारी चीजें सीखना, आज से 4 साल पहले 3 साल पहले इस सब चीजों को सीखना, ग्रहण करना, पहले तो सोचना कि आप कर सकते हो,
और उसके बाद उसको सीखना। फिर वो विग जो थी हमारी 12 किलो की विग थी, और पूरा जी। टाइम मेरे को बेयर चेस्ट रहना था, आई वुड से टॉपलेस रहना था, और हम्म। नीचे वो शिवजी वाला जो उनकी जो अटायर होता है वो पूरा मेरे को जी जी निभाना था, दिखाना था। सो इट जी। वाज अ चैलेंज, क्योंकि आज की तारीख में एक तो आदमी इतना फिट कभी नहीं होता है कि वो बेयर चेस्ट या टॉपलेस चल पाए, वो भी स्टेज पे लाइटों के जी बीच में, जहाँ एक एक बॉडी का कण एक एक mm दिखता है, जी, स्टेज पे बिल्कुल सब दिखता है, आपको भी पता है ये चीज। तो बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सा भी बिल्कुल, आपकी बॉडी एब्सोल्युटली में एब होगा, थोड़ा सा भी कुछ होगा, आपको सब दिखेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो तुरंत। बुरा हो, सब सब बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल। तुरंत दिखेगा। सो यू हैव टू बी दैट कैरेक्टर। तो उसके लिए मैंने भगवान शिव की प्रार्थना करनी शुरू करी, मैंने जी। रुद्राभिषेक शुरू किया, क्योंकि हाँ हाँ। जब तक मैंने वो सब चीजें नहीं करी, मेरे को ऐसा लगा कि वो शिव जी मेरे अंदर आए ही नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और उसके बाद हमने जो 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 मैडम हमें तांडव सिखाती थी, जो हमारी गुरु थी, हम्म। वो 1 महीने तक मेहनत करती रही और मेरे को वो डांस नहीं आया। मेरे को 4 स्टेप जी आते थे, फिर मैं पहला स्टेप भूल जाता था, क्योंकि आई एम नॉट अ डांसर। दूसरा स्टेप जी भूल जाता था, 5वें पे पहुंच जाते थे तो सारा भूल जाता था। तो कर जी करा के जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया, जब मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, जब मैं और जी मैंने उसको कनेक्ट किया प्रेयर्स से और रुद्राभिषेक से, जैसे, या पूजा से, या जी जब अपने अंदर मैंने स्पिरिचुअलिटी को लाया, देन आई जी, वाज एबल टू डू इट, एंड इट इज अ मिरेकल कि वो दिन है और आज का दिन है। वो डांस तो क्या, मैं कोई भी उस प्ले का डायलॉग नहीं भूला, जबकि वो प्ले जी बंद हो चुका है, उसको हमने बंद कर दिया, मैं अब नहीं करता वो प्ले। लेकिन जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब 30-32 किलो इंसान ने कम कर लिया, आधा बिल्कुल। राहुल उसके अंदर से निकल गया, मेरे अंदर से। और दैट इज जी, अ फैक्ट। I know, I try to lose 6 kgs and I go off when 2 kg हो जाता है तो बस भैया अब रुक जाओ, अब तो नहीं हो रहा। बाबा बाबा माय गॉड, बाबा की थैंक यू। कृपा है, बाबा की कृपा बिल्कुल। है, जो उन्होंने मेरे को चूज किया, मेरे को चुना, वो कैरेक्टर, वो जी, पात्र निभाने के लिए। बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल हर बिल्कुल आदमी नहीं कर सकता बिल्कुल। है भगवान का पात्र। बिल्कुल, आई टोटली टोटली एग्री। इसी से मैं आपसे ये भी वही होता हूँ कि कला, क्योंकि हम लोग की जो एक एक नृत्य कला है हम लोग के डांस की, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। मतलब हम तो सीधा ये बोलते हैं कि भाई कथक वो नृत्य है जो कृष्ण ने किया। कथक वो नृत्य है जो जो शिव ने अभी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। मुझे अभी अपने दादाजी से ही एक बहुत ही सुंदर बात सुनने को मिली कि उनके शब्दों में मैं बताता हूँ कि जो शब्द, क्योंकि शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ये बोला कि शिव जो है, कृष्ण जो है वो शिव के चेले थे। तो चेला, जब हम चेला शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब होता है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट थे। तो कृष्ण जो थे वो शिव के चेले थे। तो मैंने तुरंत उनसे ये सवाल उठाया कि आपको मतलब ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनके चेले थे? क्योंकि हम अपने इष्ट मतलब कृष्ण को मानते हैं सर्वोपरि। तो उन्होंने हमें सीधा ये बताया कि जब कृष्ण पैदा हुए एंड कृष्ण वहां पहुंचे, द्वारका पे पहुंचे, तो शिव उनसे मिलने आते थे, रूप धर के शिव उनसे मिलने आते थे। तो यशोदा मैया जो है वो उनको मिलने नहीं देती थी। अरे कौन, ये पता नहीं कौन अघोरी आ गया, अरे नहीं 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 नहीं, इसको दूर रखो दूर रखो, डरती थी वो, क्योंकि उनका रूप ही वैसा था। उस रूप है, वो चाहे कितना भी अच्छा रूप वो कर ले धर ले। तो उस केस में वो कभी भी नहीं, बट वो आते थे बस ऐसे उनका लेते थे और ऐसे कर देते। फिर जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उनको वो फिर से मिलने आते थे, पर अब वो अपना डमरू लेकर आते थे। तो कृष्ण को वो डमरू पे वो डिग 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 पे उस पे वो उनको उसकी शिक्षा देते थे, नृत्य की शिक्षा देते थे। जो नृत्य की शिक्षा उन्होंने आगे अपने ग्वालों को और सबको उन्होंने दी, कृष्ण ने दी। तो बेसिकली कृष्ण जो है वो सबसे बड़े प्रोपगेटर हो गए। उनके शिव के चेले एक ही हुए, कृष्ण। पर कृष्ण वो हुए जिनकी वजह से ये फैल गया, ये डांस फैल गया। ही वॉज द प्रोपोगेटर ऑफ दिस एंटायर डांस, ये पूरा नृत्य का वो। तो भाई शिव को हम लोग सीधा जब भी बोलते तो बोलते द कॉस्मिक डांसर, वो तो द कॉस्मिक डांसर है। ठीक है। एंड इसलिए हम लोग का जो डांस है वो पुराने जमाने में कथक को नटवरी नृत्य बोला जाता था।
नटवरी नृत्य नटवर से निकला हुआ, इसलिए जो शिव हैं वो नटराज हैं, नट के राज, नटराज, नाच नृत्य के राज, नटराज हैं, और कृष्ण जो है वो नटवर हैं। ये उसका रिलेशन है नटराज और नटवर का। सो You are इतनी absolutely सुंदर right, बातें त्रिभुवन जी, आप जी बिल्कुल एकदम आपने एकदम सही बात करी। और आई थिंक एक पूरा का पूरा 2 घंटे का सेशन लग जाएगा अगर मैं उस चीज में घुस गया जो चीज आपने अभी बोली है। मेरा बड़ा मन कर रहा है उस चीज में घुसने का, लेकिन मैं अभी घुस नहीं पाऊंगा बिकॉज समय की कमी है। लेकिन मैं बिल्कुल आपसे एकदम 100% एग्री करता हूँ जो आपने बोला, आपके दादाजी से 100% एग्री करता हूँ। ही इज एब्सोल्युटली राइट व्हेन ही सेड व्हाटएवर ही सेड टू यू रिगार्डिंग शिव एंड कृष्णा, एंड नॉट ओनली कृष्णा, जी विष्णु। जी विष्णु विष्णु ऑफ कोर्स। चलिए हम लोग थोड़ा सा वापस इस ह्यूमन वाले उसमें आ जाते हैं। जी, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने एज एन एक्टर देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स दैट यू हैव प्लेड, या सो मेनी कैरेक्टर्स दैट यू हैव इमेजिन्ड, अलग अलग शैली, अलग अलग मतलब सिचुएशंस, उनके पिता ऐसे, उनकी वाइफ ऐसी, तो इनका ये ऐसा, तो इनका वो ऐसा। इन सब में ऑफ कोर्स एक अपने मन की एक अफिनिटी होती है कि आपका मन दौड़ता है कि यार जो भी हो ये वाला कैरेक्टर मुझे बड़ा मजा आया, ये वाला मजा आया, या मैं इससे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट हुआ, या ऑल दीज थिंग्स, या इंस्पायर हुआ कि यार ऐसा मुझे भी होना चाहिए इन रियल लाइफ। यू टेक आउट सम पॉइंट्स ऑफ दैट फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम कि आप निकालते हो उसको, हाँ यार इसको अपने अप्लाई करना चाहिए अपनी जिंदगी में। सो व्हाट इज दैट वन कैरेक्टर दैट यू थिंक कि मतलब ये तो मैं बार बार कर सकता हूँ, मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये चाहे ये 50,000 बार ये शो हो जाए, बट मैं इसको बार बार करूंगा। बिलीव यू मी त्रिभुवन जी, इफ यू ट्रस्ट मी, मैं सारे ही अपने कैरेक्टर्स को बार बार कर सकता हूँ। मुझे अपने सारे ही कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं जो जी थिएटर करता हूँ मैं अपने पैशन के लिए करता हूँ, अपने प्यार के लिए करता हूँ, अपने 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 शौक के लिए करता हूँ। मैं पैसा कमाने के जी लिए थिएटर नहीं करता। तो इसलिए मैं जी कैरेक्टर भी वही चूज करता हूँ जो मेरे को पहले से ही बहुत प्रिय हो जाते हैं। मैं उसी कैरेक्टर को जी पकड़ता हूँ। अगर अगर मेरे को कोई कैरेक्टर समझ नहीं आता तो मैं वो नहीं करता। तो मैं कैरेक्टर राइट वही पकड़ता हूँ जो मुझे मुझे मन करता है पकड़ने का, और या जो मेरे मन में कभी बरसों से एक इच्छा होती है कि यार मैं ये कैरेक्टर खेलना चाहता हूँ, या मैं ये वो वाला कैरेक्टर पकड़ के उसको मैं इनैक्ट करना चाहता हूँ, चाहे जी स्टेज पे, चाहे मूवीज में, चाहे कहीं पे भी। सो मैं सबसे ही बहुत इक्वली रिलेट करता हूँ। चाहे वो मेरा जी करण हो, मैं करण को भी इक्वली प्यार करता हूँ। मैं लॉर्ड शिवा का तो मैं भगत हूँ, तो उनको तो मैं बहुत ही ज्यादा निभाने की कोशिश करता हूँ। मैं जी एक हमारा कैरेक्टर सूरज है, हमारा एक प्ले है लाहौर, वो लाहौर, उसको भी मैं क्रांतिकारी और लवर बॉय, और तो मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करके निकलता हूँ, चाहे वो संजय साहनी हो जब भी सेपरेटेड का, या रॉन्ग नंबर का अविनाश हो, कोई भी हो, एनी कैरेक्टर फॉर दैट जी मैटर, मेरे को जी जब मैं वो एक शो कर लेता हूँ तो मैं दोबारा से उस शो को दोबारा करना चाहता हूँ, एंड जी थर्ड टाइम करना चाहता हूँ, फिर फोर्थ टाइम करना चाहता हूँ, जी फिर फिफ्थ टाइम करना चाहता हूँ, जब तक मेरा प्ले चेंज नहीं हो जाता। फिर मेरा प्ले दूसरा हो जाता है, फिर मैं वो करने लग जाता हूँ, फिर मैं जी 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 फिर मैं वापस इसमें आ जाता हूँ, फिर मैं वापस उसमें चला जाता हूँ। तो जब भी करता हूँ, जी जितनी बार भी करता हूँ, मन करता है और कर। जी, you और look आई थिंक forward to play that character again on I stage. look forward, absolutely, I look forward to जी playing that character on stage again and again at a recurring pace and repeatedly, of course. बहुत मन करता है। और जिस दिन मेरा ये जी शौक, ये मन खत्म हो गया कि यार ये कैरेक्टर और नहीं करना, तो फिर वो प्ले ही बंद कर दूंगा, मैं उसको करूंगा ही नहीं। बट ऐसा हो राइट नहीं राइट सकता, क्योंकि आज जो मैंने 2012 में भी जो कैरेक्टर किया था वो मैं आज भी कर सकता हूँ। जी 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 तो जी मैं जी सबसे इक्वली रिलेट करता हूँ ऑनेस्टली। मेरे लिए मेरे सारे कैरेक्टर्स, मेरे आई वुड से दे आर लाइक माय चिल्ड्रन। तो एक बाप अपने सारे बच्चों से इक्वली प्यार करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बड़ी बिल्कुल कैंडिड इंटरव्यू दे रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल कोई कैरेक्टर जी जी ऐसा आएगा बिल्कुल जो मेरे को नहीं अच्छा लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ यार ये मैंने साइड कर दिया बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगा। लेकिन ऐसा राइट अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, तो ऑन अ पर्सनल बेसिस जैसे मैं ये कहता हूँ कि शायद कभी कोई बड़ा अवार्ड मुझे मिले, कभी मेरे काम को इतना सराहा जाए कि मुझे कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिले, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिसीव दैट अवार्ड पर्सनली। बट शायद दादा की जेब से निकला वो 10 रुपया मेरे लिए ज्यादा मायने रखेगा, या मेरे पिताजी के द्वारा भाई ये बड़ी अच्छी चीज तुमने बनाई भाई, ये लो 10 रुपया। वो 10 रुपए की कीमत कोई भी अवार्ड या कोई भी और चीज कभी नहीं ले सकता। इन माई पर्सनल व्यू इट कैन एब्सोल्युटली नेवर टेक करेक्ट, दिस, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो नहीं ले सकता। आप मुझे वो भारत रत्न दे दो, बट वो 10 रुपए की कीमत बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो आपके गुरु के मन से निकला हुआ एक एक अंश है जो उसने पैसे के रूप में आपको पकड़ा दिया। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि फेलिसिटी थिएटर इट्स योर बेबी,
आपने उसको क्रिएट किया है, आपने उसका सृजन किया है, एवरीथिंग इट्स कमिंग फ्रॉम हियर, आपने उसको वो किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट any influence from the outside world, no influence at all, no critics, no reviews, nothing, from your personal self। आपको क्या लगता है कि फेलिसिटी थिएटर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सर, फेलिसिटी थिएटर की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमने सारी अपनी एक्टर्स को, अपनी फेली फैम जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनको हमने जी साथ में संजो के रखा हुआ है। जी जैसे आदमी की उंगलियों में बीच में गैप होता है ना, तो मेरे उंगलियों के बीच में जो गैप था वो मेरे फेली फैम ने आके ऐसे भर दिया। जी तो मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं उनको मौका दे पा रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं उनको एक स्टेज ऐसा दे पा रहा हूँ, उनको एक ऐसा चांस दे पा रहा हूँ, उनको एक ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जिसमें वो सारे के सारे खुश हैं। आज फेलिसिटी थिएटर स्टूडियो मंडी हाउस में लोग आके, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, जितने भी फेली फैम मेंबर्स हैं, जी वो अपने घर में, मैं आपको बोलता हूँ, उस ज्यादा खुश नहीं होते जितना वो स्टूडियो में आके खुश होते हाँ, मैं खुश होता हूँ। हैं। और जी आप आज की तारीख में आदमी जो भी कर रहा है, आप डांस कर रहे हो, मैं थिएटर कर रहा हूँ, कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई गलत काम भी कर रहा है, अच्छा काम भी कर रहा है, सब आदमी जो भी काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं अंदर खुशी मिल रही है। राइट। तो इंसान जो भी काम आज की तारीख में कर रहा है वो खुशी के लिए कर रहा है, और जब वो खुशी में उस थिएटर, उस प्लेटफॉर्म, उस स्टूडियो में उनको मिल रही है, उससे बढ़कर क्या बात हो सकती है मेरे हिसाब डेफिनेटली से। और जहां तक डेफिनेटली आपने अवार्ड्स की बात करी, बिल्कुल आपने सही कहा कि गुरु की जेब से निकला हुआ 50 पैसा भी एक अवार्ड है। हम लोगों ने हम लोगों ने बहुत अवार्ड्स जीते हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अवार्ड्स जीते हैं। अभी हाल ही में मैंने प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ द नेशन का अवार्ड जीता। उससे पहले भी हमने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, बहुत अवार्ड जीते। जी लेकिन मैं जो सबसे अच्छा, सबसे प्यारा और सबसे चहेता अवार्ड वो है जब मेरा प्ले खत्म होता है और कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऑडियंस मेंबर स्टेज पे आकर अपनी जेब से 1100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए निकाल के मेरी टीम को देता है कि वाह आपने इतना प्यारा नाटक दिखाया। क्योंकि ऐसा नहीं होता, वो टिकट खरीद के आ चुका है, वो देख चुका है, उसको जाना है, उसके बाद घर जाना है, लेकिन वो स्टेज पे आके डेफिनेटली बोलता है, साहब ये मेरी तरफ से ये 1100 रुपए की भेंट है, मेरे को आपका ये प्ले बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए जी वो अवार्ड करोड़ों रुपए से ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत सुंदर सुंदर बातें, बहुत ब्यूटीफुल हमने समय बिताया आपके साथ। थैंक यू थैंक सो मच वंस अगेन फॉर थैंक यू सो मच। टॉकिंग विद अस। एंड हम लोग बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, एंड वी और बोथ आर होपिंग कि फटाफट स्टेज वापस खुले ताकि हम लोग सबको लेके वापस स्टेज पे पहुंचे एंड वी एंटरटेन पीपल, एंड हम लोग उन लोग को अपने आर्ट फॉर्म का प्रदर्शन करें। सो वी आर थैंक यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड थैंक यू सो थैंक यू मच, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर बीइंग त्रिभुवन जी, थैंक यू विद सो अस। मच। बिरजू बिरजू महाराज परंपरा को मेरी तरफ से सत सत नमन, और मैं रूबी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के सामने रूबरू हो पाऊँ। शायद मैंने उस चीज को निभाया है, बखूबी निभाने की अरे कोशिश करी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, एंड यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बैंगिंग द स्टेज वंस अगेन वेरी सून। एब्सोल्युटली। थैंक यू, बाय बाय। तो ये थे राहुल बुचर जी, जिनके जीवन की रोचक बातें और कुछ अनुभव हमने सुने। अब मुलाकात होगी फिर से सफरनामा की अगली कड़ी में। नमस्कार, शुभ रात्रि।